वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ एनिमल। आज हम इसकी यूनिट 3 शुरू करेंगे जो कि एवोल्यूशन ऑफ साइटोकाइन्स इन वर्टिब्रेट्स। इसका हम आज पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। जिसमें पहला टॉपिक है एवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ साइटोकाइन और दूसरा है प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड देयर फंक्शन। आइए इनके बारे में बात करते हैं। टॉपिक 1 की बात करते हैं जो कि एवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ साइटोकाइन्स, मतलब जो साइटोकाइन्स है वो कैसे एवोल्यूशन के साथ डेवलप हुए और कैसे वो फैले अलग अलग जगह पे, कैसे वो डाइवर्सिफाई हुए। तो साइटोकाइन्स होते क्या है? साइटोकाइन्स आर दी स्मॉल सिक्रेटेड सिग्नलिंग प्रोटीन। ये एक प्रोटीन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं इम्यूनिटी को, इन्फ्लेमेशन को, हेमेटोपोइसिस को और टिश्यू रिपेयर को। दे एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब इंटरसेलुलर मैसेंजर यानी सेल के एक सेल से दूसरी सेल की तरफ जो मैसेज या जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ये उसकी तरह भी काम करते हैं। अलाउ इम्यून एंड नॉन इम्यून सेल टू कम्युनिकेट ड्यूरिंग हेमेटोस्टेसिस एंड डिजीज। साइटोकाइंस इंक्लूड, मतलब साइटोकाइंस के अंदर कौन कौन से सेल आते हैं? वो आते हैं इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स TNF, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर CSF और कीमोकाइंस ग्रोथ फैक्टर्स। ये सब जो है वो साइटोकाइंस के अंदर आते हैं। देयर एवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन हैज एनेबल्ड ऑर्गेनिज्म टू डेवलप कॉम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम। मतलब जो इनमें एवोल्यूशन हुआ है और इतनी जो डाइवर्सिफिकेशन हुई है, इसी के कारण ही जो कॉम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम बना है हाई ऑर्गेनिज्म में, पर्टिकुलरली वर्टिब्रेट्स में। अगर हम ओरिजिन की बात करें साइटोकाइन सिग्नलिंग की जो साइटोकाइन सिग्नल भेजते हैं एक दूसरे को, उनका ओरिजिन कहाँ से है? तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर लाइफ की। तो जो अर्ली मल्टीसेलुलर लाइफ की जो सबसे पहले आए, तो साइटोकाइन लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ओरिजिनेटेड इन अर्ली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सबसे पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, उनमें साइटोकाइन लाइक सिग्नलिंग आई बनी। और प्रिमिटिव सिग्नलिंग पेप्टाइड्स हेल्प कोऑर्डिनेट, मतलब सबसे पहले सिग्नलिंग पेप्टाइड हेल्प में किया, उसने कोऑर्डिनेशन में हेल्प किया, सेल ग्रोथ में हेल्प किया, सेल सर्वाइवल, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हेल्प किया। इवन स्पॉन्जेस एंड नाइडेरियंस शो जीन्स रिजेंबलिंग इम्यून सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। कुछ जो स्पॉन्जेस है और नाइडेरियंस है, उनमें भी कुछ कुछ ऐसी जीन पाई गई है जो कि सेम है इम्यून सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से। दूसरा, जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो आता है एवोल्यूशन ऑफ सेल कम्युनिकेशन, कि जो सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे, एक दूसरे के साथ बात करे सिग्नल से, तो उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? एज ऑर्गेनिजम्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से हायर मल्टी सेलुलर में बने, वर्टिब्रेट्स में जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स हुए, सेल सेल कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ गई और स्पेशलाइज मॉलिक्यूल्स में। साइटोकाइंस इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्टर ग्रोथ एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स प्रोटीन। जो साइटोकाइंस है वो उनका एवोल्यूशन हुआ एंसेस्टर ग्रोथ हार्मोन और स्ट्रेस रिस्पॉन्स प्रोटीन से। अगर इसकी डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो डाइवर्सिफिकेशन हुई वो अलाउ करती है लोकल सिग्नलिंग जो कि पैराक्राइन में होती है, सिस्टमैटिक सिग्नलिंग जो कि एंडोक्राइन लाइक इफेक्ट देती है। हम मैकेनिज्म की बात करें साइटोकाइन डाइवर्सिफिकेशन की, कि जो साइटोकाइन डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, इतना ज़्यादा फैला, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका कैसे वो काम करता है? अगर हम उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है साइटोकाइन है वो इवॉल्व हुआ है थ्रू सेवरल जेनेटिक और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। बहुत सारे जेनेटिक और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म से ये इवॉल्व हुआ है। इसमें सबसे पहले आता है जीन डुप्लीकेशन, क्योंकि जैसे जैसे जीन डुप्लीकेट होगी वैसे वैसे एवोल्यूशन होगा और बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन आएगी। तो जीन डुप्लीकेट इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ साइटोकाइन एवोल्यूशन। अ सिंगल एंसेस्टर साइटोकाइन जीन डुप्लीकेट, मतलब जो साइटोकाइन किसी एंसेस्टर में होगा, एक सिंगल वो डुप्लीकेट हुआ, उसकी कॉपीज बनी, उसमें म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन के कारण न्यू साइटोकाइंस बने विथ न्यू फंक्शन इमर्ज। न्यू साइटोकाइंस यानी उनमें न्यू फंक्शंस आए। अगर इसका एग्जांपल बताएं तो जो IL-1 फैमिली जो है वो इवॉल्व हुई फ्रॉम डुप्लीकेशन ऑफ कॉमन एंसेस्टर जीन। जब कॉमन एंसेस्टर जीन डुप्लीकेट हुई उसी से IL-1 फैमिली इवॉल्व हुई। दूसरा जो आता है वो आता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आफ्टर डुप्लीकेशन। जैसे डुप्लीकेशन हुआ जीन में, जीन डाइवर्स इन सीक्वेंस, कुछ कुछ जीन जो है वो सीक्वेंस में डाइवर्स हुई, फैली। सीक्वेंस है कोर ऑफ्टन कंजर्व, जो स्ट्रक्चर है उनका वो कंजर्व रहा। बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी और फंक्शन जो है वो बदला। प्लीज एक्सप्लेन हाउ साइटोकाइंस में लुक स्ट्रक्चरली सिमिलर बट है वेरी डिफरेंट इम्यून रोल। मतलब इससे ये पता चलता है कि जो उनकी बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी और फंक्शन है वो चेंज हुआ जैसे जैसे एवोल्यूशन के साथ। तो इससे ये पता चलता है कि जो साइटोकाइंस है वो दिखते तो सिमिलर है स्ट्रक्चरली, बट वो होते डिफरेंट है, उनका इम्यून रोल है वो डिफरेंट होता है। तीसरा जब हम बात करते हैं वो आता है डोमेन सफलिंग। डोमेन सफलिंग यानी जो फंक्शनल प्रोटीन डोमेन है वो रीअरेंज होते हैं एवोल्यूशन के टाइम पे।
और ये प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइन, वो भी न्यू रिसेप्टर बाइंडिंग अवेलेबिलिटी के साथ, और ऑल्टर करते हैं सिग्नलिंग पाथवेज को। उसके बाद जब हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की बात करें, तो इसमें ये इसका मैकेनिज्म है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल साइटोकाइन जीन जो है वो प्रोड्यूस करती है आइसोफॉर्म, बहुत सारे आइसोफॉर्म प्रोड्यूस करती है। ये आइसोफॉर्म डिफर करते हैं एक्टिविटी में, स्टेबिलिटी में और टारगेट सेल में। और कोएवोल्यूशन विद रिसेप्टर इसका फिफ्थ मैकेनिज्म है, जिसमें जो साइटोकाइंस है और उनके रिसेप्टर है वो इवॉल्व हुए साथ साथ। कोएवोल्यूशन मतलब दो चीज़ें जब साथ साथ इवॉल्व होती है, तो कोएवोल्यूशन मतलब जब साइटोकाइन साथ साथ उसका रिसेप्टर भी को एवोल्यूट हुआ, मतलब साथ साथ वो इवोल्यूशन में आए। तो साइटोकाइंस के साथ साथ उसका रिसेप्टर भी इवॉल्व हुआ। और जो म्यूटेशन इन रिसेप्टर डिराइव कॉम्प्लीमेंट्री म्यूटेशन इन लिगेंड, जैसे जैसे म्यूटेशन हुई रिसेप्टर में, तो उससे क्या हुआ, एक कॉम्प्लीमेंट्री म्यूटेशन लिगेंड बना। और ये इससे रिजल्ट क्या आया, ये हाईली स्पेसिफिक लिगेंड रिसेप्टर पेयर इन्होंने फॉर्म किया। जब हम इवोल्यूशन की बात करें मेजर साइटोकाइन फैमिली की, कि कौन कौन सी मेजर साइटोकाइन फैमिली है जो इवॉल्व हुई, तो उसमें सबसे पहले आती है फैमिली इंटरल्यूकिन IL फैमिली इवोल्यूशन। इंटरल्यूकिन आर सेंट्रल टू इम्यून रेगुलेशन। जो इंटरल्यूकिन है इनका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेंट्रल रोल होता है इम्यून रेगुलेशन में। इसमें आती है IL-1 फैमिली, इंटरल्यूकिन 1 फैमिली, जो कि अमॉन्ग द मोस्ट इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन होती है। मतलब जो ये IL-1 फैमिली है, ये बहुत पुरानी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं। ये अर्ली वर्टिब्रेट्स, मतलब जो इनवर्टिब्रेट्स से, जैसे वर्टिब्रेट्स में जो इवोल्यूशन होता है उसमें जो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स बनते हैं उनमें पाए जाते हैं। ये IL-1 फैमिली इंक्लूड करती है IL-1 अल्फा, IL-1 बीटा अल्फा, IL-1 8 अल्फा और IL-33 अल्फा। और ये इन्वॉल्व करती है फीवर में, इन्फ्लेमेशन में और इनेट इम्यूनिटी के टाइम पे। फैमिली की बात करते हैं, वो आती है IL-2 फैमिली, यानी इंटरल्यूकिन 2 फैमिली, जिसमें गामा चेन साइटोकाइंस होते हैं। ये इंक्लूड करते हैं IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 और IL-21। ये शेयर करते हैं कॉमन गामा सी रिसेप्टर चेन, मतलब ये जितने भी इसके अंडर आते हैं इनके पास सब में गामा सी रिसेप्टर चेन होता है। इवॉल्व होते हैं टू रेगुलेट लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। ये इवॉल्व ही इसलिए हुए कि ताकि ये लिम्फोसाइट डेवलपमेंट को रेगुलेट कर सके। क्रिटिकल फॉर अडेप्टिव इम्यूनिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए, विच अपेयर ओनली इन वर्टिब्रेट्स। और जब हम थर्ड फैमिली की बात आते हैं, तो ये IL-6 फैमिली होती है, इंटरल्यूकिन 6 फैमिली, जो कि इंक्लूड करते हैं IL-6, IL-11, LIF और OSM। ये शेयर करते हैं GP130 रिसेप्टर सब यूनिट, और ये इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेशन में, हिमेटोपोइसिस में, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में। सेकंड जो फैमिली आती है जो इवॉल्व हुई वो होती है इंटरफेरॉन IFN फैमिली इवोल्यूशन। तो इंटरफेरॉन की एंटीवायरस साइटोकाइन, ये वो साइटोकाइंस होते हैं जो वायरस के आगे लड़ते हैं। तो इसमें टाइप ऑफ इंटरफेरॉन होते हैं, जिसमें IFN अल्फा और IFN बीटा आती है, जो कि प्रेजेंट होती है ज़्यादातर सभी वर्टिब्रेट्स में। इवॉल्व टू कम्बैट वायरल इन्फेक्शन, मतलब ये इवॉल्व हुई है वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ड्यू टू होस्ट वायरस आर्म रेस, मतलब इनका इतना ज़्यादा रैपिड, जल्द से जल्द, इतने जल्दी ये डाइवर्स हुई क्योंकि होस्ट वायरस जो आर्म रेस में इनको पार्टिसिपेट करना था, उसकी वजह से। दूसरा जो है वो टाइप 2 इंटरफेरॉन है, IFN गामा, जो अपेयर होती है सिर्फ अडेप्टिव इम्यूनिटी में। ये प्रोड्यूस करती है T सेल और NK सेल, नेचुरल किलर सेल, और ये क्रिटिकल होती है मैक्रोफेज एक्टिवेशन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टाइप 2 इंटरफेरॉन। टाइप 3 इंटरफेरॉन की बात करें, तो ये रिसेंट ही एवोल्यूशनरी एडिशन में आई है, और ये स्पेशलाइज होती है म्यूकस एंटीवायरस डिफेंस के लिए। जो थर्ड फैमिली है वो है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, और ये लार्ज फैमिली है साइटोकाइंस और उनके रिसेप्टर की। ये इंक्लूड करती है TNF अल्फा, फास्ट लिगेंड और CD40 लिगेंड। ये रेगुलेट करती है एपोप्टोसिस को, इन्फ्लेमेशन को और लिम्फोइड ऑर्गन डेवलपमेंट को। जो एवोल्यूशन हुआ है इसमें, ये एकदम इन्वॉल्व करता है इंटेंसिव जीन रिप्लिकेशन को और रिसेप्टर डाइवर्सिफिकेशन को। फोर्थ जो फैमिली आती है वो कीमोकाइन फैमिली एवोल्यूशन होता है, जिसमें जो है कीमोकाइंस जो है वो गाइड करते हैं सेल माइग्रेशन को।
और ये इवॉल्व होता है इन पैरेलल विद डेवलपमेंट ऑफ, मतलब ये इवोल्यूशन तो इनका हुआ ही, पर पैरेलल में हुआ, साथ-साथ और किसकी डेवलपमेंट हुई, सर्कुलेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट हुई और स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल की डेवलपमेंट हुई। वही कीमोकाइन फैमिली जो है वो डिवाइडेड होती है CXC में, CC में, CX3C में, XC फैमिलीज़ में, और ये हाईली डाइवर्सिफिकेशन होता है ड्यू टू नीड फॉर प्रिसाइज इम्यून सेल ट्रैफिकिंग, मतलब इम्यून सेल की ट्रैफिकिंग इतनी प्रिसाइज, इतनी मिनिमम होनी चाहिए, इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए कि ये इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई हुई। अगर हम साइटोकाइन्स की बात करें कि वो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में कैसे होते हैं, तो इनवर्टिब्रेट्स में जो एडेप्टिव इम्यूनिटी लैक होती है तो है साइटोकाइन लाइक मॉलिक्यूल होते हैं, और ये रेगुलेट करते हैं इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स को, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड प्रोडक्शन को और हीमोसाइट एक्टिवेशन को। जैसे कि इंसेक्ट में ये प्रोड्यूस करते हैं मॉलिकुलर सिमिलर टू TNF लाइक प्रोटीन्स। और वर्टिब्रेट्स में बात करें तो वर्टिब्रेट्स में ये साइटोकाइन बहुत मैसिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, और ये लिंक करते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी को और लिम्फोइड ऑर्गन्स पे और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को ये लिंक करते हैं। और जॉर्ड वर्टिब्रेट्स में ये शो करते हैं हाईएस्ट साइटोकाइन जॉर्ड वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट साइटोकाइन की डाइवर्सिटी पाई जाती है। मतलब कौन-कौन से वो सिलेक्टिव प्रेशर है जिन्होंने साइटोकाइन के एवोल्यूशन में हेल्प किया? मतलब क्या वो ऐसा प्रेशर पड़ा कि इनका एवोल्यूशन हुआ? तो सबसे पहले जो प्रेशर आता है वो आता है होस्ट पैथोजन आर्म रेस से। ये है क्या? इसमें जो पैथोजन इवॉल्व हुआ है इम्यून एविएशन स्ट्रेटजी से, मतलब एंटीजन का भी इवोल्यूशन यानी पैथोजन का भी इवोल्यूशन हुआ, जैसे-जैसे एडेप्टिव इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज का भी इवोल्यूशन हुआ। होस्ट इन्वॉल्व न्यू साइटोकाइन्स टू एनकाउंटर इन्फेक्शन, मतलब क्योंकि पैथोजन भी इवॉल्व हो रहे थे, होस्ट के अंदर भी ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जिससे वो नए पैथोजन को डिटेक्ट कर सके, तो होस्ट के अंदर भी न्यू साइटोकाइन्स बने जिन्होंने नए इन्फेक्शन को एनकाउंटर किया। तो ये रैपिड जो एवोल्यूशन है ये दिखा गया है इंटरफेरेंस में और कीमोकाइन्स में। सेकंड जो है वो सिलेक्टिव प्रेशर होता है इंक्रीजिंग इम्यून सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो इम्यून सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज की जाती है, एंड इम्यून सेल डाइवर्सिफाई, जैसे जैसे इम्यून सेल डाइवर्सिफाई हुई सिग्नल मॉलिक्यूल भी डाइवर्सिफाई है, जिससे रिक्वायरमेंट हुई T सेल सबसेट्स की, B सेल हेल्प की और मेमोरी रिस्पॉन्स की। और जब हम थर्ड बात करते हैं सिलेक्टिव प्रेशर की, जो टिश्यू स्पेशलाइजेशन की वजह से भी ये साइटोकाइन इवॉल्व हुए, जिसमें डिफरेंस ऑर्गन रिक्वायर डिफरेंट इम्यून, मतलब हर ऑर्गन हर अलग-अलग इम्यून रेगुलेशन चाहता है, तो दिस लीड टू टिश्यू स्पेसिफिक साइटोकाइन, मतलब इसलिए टिश्यू स्पेसिफिक साइटोकाइन्स बने, जिसका एग्जांपल है म्यूकोजल इंटरफेरॉन। जब हम स्ट्रक्चर कंजर्वेशन की बात करें, स्ट्रक्चर कंजर्वेशन में से फंक्शनल डाइवर्सिटी क्या है साइटोकाइन्स की, तो बहुत सारे साइटोकाइन्स जो है सेम स्ट्रक्चर फोल्ड शेयर करते हैं। 4 हेलिक्स बंडल स्ट्रक्चर होता है इनका, काफ़ी इंटरल्यूकिन्स में स्मॉल सीक्वेंस चेंज होती है, क्योंकि डिफरेंट रिसेप्टर बाइंडिंग हो जाती है तब वो सीक्वेंस चेंज होती है, या फिर डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के कारण सीक्वेंस चेंज होती है। ये शो करती है एवोल्यूशन रीयूजेस स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बाय डाइवर्सिफाइंग फंक्शन, मतलब ये शो करता है एवोल्यूशन जो है वो जो स्ट्रक्चर है उसको सेम ही रखता है, उसको दोबारा से यूज़ करता है, बस फंक्शन में उसकी डाइवर्सिटी दिखा देता है। अगर हम आगे बात करें, वो हम बात करेंगे साइटोकाइन रिसेप्टर एवोल्यूशन की, कि जो रिसेप्टर है वो कैसे इवॉल्व हुआ। तो उसमें जो साइटोकाइन फंक्शन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम रिसेप्टर एवोल्यूशन, जो साइटोकाइन का फंक्शन है वो अलग नहीं किया जाता रिसेप्टर के एवोल्यूशन से। जो मेजर रिसेप्टर फैमिली जो इवॉल्व हुई है वो है टाइप 1 साइटोकाइन रिसेप्टर, जिसको हम हेमेटोपोइटिन फैमिली बोलते हैं, टाइप 2 साइटोकाइन रिसेप्टर जिसको हम इंटरफेरॉन रिसेप्टर्स बोलते हैं, TNF रिसेप्टर फैमिली, और फोर्थ है कीमोकाइन GPCRs फैमिली। रिसेप्टर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, जो रिसेप्टर डाइवर्सिफाई हुआ इसने अलाउ किया ग्रेटर स्पेसिफिसिटी, मतलब बहुत सारी स्पेसिफिसिटी अलाउड की, रिड्यूस किया क्रॉस रिएक्टिविटी को, और कॉम्प्लेक्स इम्यून रेगुलेशन। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन और रिडंडेंसी की। तो ये रिडंडेंसी क्या होता है कि जब भी कोई भी चीज़ अननेसेसरी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, तो तब क्या होता है, हम उसके बारे में बताते हैं कि एवोल्यूशन तो हुआ, बट अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में रहे तो क्या होता है, जो जो काफ़ी सारे साइटोकाइन्स हैं वो फंक्शनल रिडेंसिटी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा टाइम पे वो ज़्यादा ही बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मल्टीपल साइटोकाइन्स जो है अपना परफॉर्म करते हैं, जो जो उनके रोल है वो ओवरलैप हो जाए, मतलब एक दूसरे पे चढ़ जाए। उससे क्या, उसका एडवांटेज तो ये है कि कभी भी अगर कोई भी एक भी पाथवे इम्यून रिस्पॉन्स का फेल हो जाए तो दूसरा रहेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है कीमोकाइन्स अट्रैक्ट द सेम ल्यूकोसाइट टाइप, मतलब जो कीमोकाइन्स है
वो जो ल्यूकोसाइट है उसको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, सेम ल्यूकोसाइट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप का ल्यूकोसाइट। और ये जो डेंसिटी है ये अराइज ही इस वजह से हुई है, जीन डुप्लीकेशन इवेंट्स के कारण ही ये बनी है। इसके एवोल्यूशन और क्या-क्या डिज़ीज़ है उसकी बात करें, तो एवोल्यूशनरी डाइवर्सिफ़िकेशन हैज़ बोथ बेनिफिट। मतलब एवोल्यूशन का बेनिफिट तो है ही, तो कहीं न कहीं उसके रिस्क भी है। बेनिफिट यही है कि बेटर इन्फेक्शन कंट्रोल में हेल्प हुआ और इम्यून रेगुलेशन में हेल्प हुआ। रिस्क ये है कि ऑटो इम्यूनिसिटी हो सकती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं और साइटोकाइन स्टॉर्म भी हो सकता है। मॉडर्न डिज़ीज़ में रिज़ल्ट फ्रॉम मिसमैच। मॉडर्न डिज़ीज़ जो आई है वो इसीलिए वो शायद मिसमैच बिटवीन एंशिएंट इम्यून पाथवे और मॉडर्न एनवायरनमेंट में जो मिसमैच हुआ है उसी के कारण कहीं न कहीं आई है। जो दूसरा जो है वो हम बात करें साइटोकाइन इन एवोल्यूशन ऑफ अडैप्टिव इम्यूनिटी। हमारे साइटोकाइन्स का जो एवोल्यूशन का क्या काम है अडैप्टिव इम्यूनिटी में, तो साइटोकाइन एक स्पेशलाइजेशन देती है हेल्पर टी सबसेट को, साइटोकाइन रिस्पॉन्स को और एंटीबॉडी क्लास स्विचिंग में हेल्प करती है। तो जो इसकी फैमिली है IL-4 और IL-5 ये हेल्प करती है TH2 इम्यूनिटी में। IL-12 और IFN गामा जो है ये हेल्प करती है TH1 इम्यूनिटी में और IL-17 हेल्प करती है TH17 रिस्पॉन्सेज में। और यही लेवल ऑफ इम्यून रेगुलेशन जो है ये यूनिक होता है जॉर्ड वर्टिब्रेट्स में। अगर हम कंपैरेटिव जीनोम की बात करें साइटोकाइन्स की, तो जो जीनोम सीक्वेंस रिवील करता है कि फिश जो है वो पोजेस करती है बहुत सारे साइटोकाइन्स के होमोलॉग। फिश के पास जो साइटोकाइन्स के बहुत सारे होमोलॉग्स प्रेजेंट होते हैं और एम्फीबियंस और रेप्टाइल में ये शो करते हैं इंटरमीडिएट डाइवर्सिटी। मैमल्स में मैक्सिमम साइटोकाइन्स प्रेजेंट होते हैं। होल जीनोम डुप्लीकेशन इवेंट इन अर्ली वर्टिब्रेट कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली। मतलब जो पूरा जीनोम डुप्लीकेशन इवेंट है वो अर्ली वर्टिब्रेट्स में कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज़्यादा। ये फ्लो चार्ट है जो हमें इजीली समझ में आएगा कि साइटोकाइन्स की डाइवर्सिफिकेशन हुई कैसे। तो जो एंशिएंट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये प्रिमिटिव इम्यून सिग्नलिंग और मॉलिक्यूल से बना है और अर्ली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये बेसिक साइटोकाइन लाइक प्रोटीन दिखे। फिर डाइवर्सिफिकेशन व जीन रिप्लिकेशन म्यूटेशन के कारण इमर्जेंस ऑफ की साइटोकाइन फैमिलीज आई, जिससे इन्नेट इम्यूनिटी बनी इंटरफेरन और कीमोकाइन, अडेप्टिव इम्यूनिटी बनी इंटरल्यूकिन और TNF सेल और स्पेशलाइज्ड फंक्शन हुआ जैसे कि ग्रोथ फैक्टर में इसने हेल्प किया। और जो साइटोकाइन रिसेप्टर है उसका भी अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है और जो डाइवर्स इम्यून रिस्पॉन्स शो किया कि होल्स डिफेंस में हेल्प किया और इम्यून रेगुलेशन में हेल्प किया। सेकेंड टॉपिक की तरफ जो कि है प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर ऑफ वर्टिब्रेट एंड दियर फंक्शन। मतलब क्या क्या प्रो इन्फ्लेमेटरी फंक्शंस होते हैं जो वर्टिब्रेट्स में होते हैं और कौन कौन से उनके मीडिएटर्स होते हैं वर्टिब्रेट में। तो सबसे पहले जानते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होते क्या है। प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर वो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिलीज करते हैं इम्यून सेल या फिर कोई भी डैमेज टिश्यू। जैसे कि जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तब ये रिलीज़ होते हैं या फिर इम्यून रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई यानी डबल करने के लिए, डबल या ट्रिपल या मतलब उसके नंबर को बढ़ाने के लिए, या फिर रिकरेंट ल्यूकोसाइट्स मतलब जो ल्यूकोसाइट्स है उनको बनाने के लिए, या फिर जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए और वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करते हैं, एलिमिनेट पैथोजन को और स्टार्ट करते हैं टिश्यू रिपेयर में हेल्प करते हैं। ये एसेंशियल फॉर इन्नेट इम्यूनिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है इन्नेट इम्यूनिटी के लिए। बट एक्सेसिव प्रोडक्शन लीड्स टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। पर जो ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, अगर ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाए तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मतलब जो इन्फ्लेमेशन थोड़े टाइम तक होती है वो लंबे टाइम तक बढ़ सकती है। ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है, एलर्जीज हो सकती है और सेप्टिक शॉक हो सकते हैं। आगे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें इन प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएट्स की, तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है, सेल डिराइव्ड मीडिएटर और प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर। सेल डिराइव्ड मीडिएटर जो है 2 टाइप में डिवाइड होता है, प्रीफॉर्म्ड और न्यूली सिंथेसाइज्ड। प्रीफॉर्म्ड की जो एग्ज़ाम्पल है वो है हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, और न्यूली सिंथेसाइज्ड के जो एग्ज़ाम्पल है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स और साइटोकाइन्स। प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर का जो टाइप है वो है इनएक्टिव प्रिकर्सर एक्टिवेटेड इन ब्लड। जो इनएक्टिव प्रिकर्सर है एक्टिवेट होता है ब्लड में, इसका एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट किनीन सिस्टम कोआगुलेशन फैक्टर। अगला टॉपिक है वो है सेल डिराइव्ड प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। मतलब जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है उसमें सेल का क्या रोल है, कौन से सेल आते हैं। तो जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है ये प्रोड्यूस होते हैं मास्ट सेल के द्वारा, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, एंडोथेलियल सेल, प्लेटलेट और लिम्फोसाइट सेल के द्वारा।
इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है हिस्टामिन। हिस्टामिन यानी इनका जो सोर्स होता है वो होता है मास्ट सेल, बेसोफिल और प्लेटलेट। ये ट्रिगर करते हैं फॉर रिलीज, मतलब ये ट्रिगर तभी होते हैं जब एलर्जीज आती है या इंजरी होती है, इन्फेक्शन होता है या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स बनाने होते हैं। हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता है? ये वैसोडाइलेशन में हेल्प करता है, रेडनेस को डिक्रीज करता है और वार्मथ बढ़ाता है। इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, जो वैस्कुलर परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, स्वेलिंग करवा देता है जिसको एडिमा भी बोलते हैं। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है अस्थमा में, स्टिमुलेट करता है म्यूकस सिक्रीशन को। इसका सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या होती है? ये सबसे मेन मीडिएटर होता है फॉर अर्ली एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मीडिएटर होता है। जो सेकंड मीडिएटर है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का जो सोर्स है वो है प्लेटलेट, प्लेटलेट में बनता है। इसका फंक्शन ये होता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करता है इनिशियली, इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, ये भी वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करता है और सपोर्ट करता है क्लॉट फॉर्मेशन। थर्ड आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पीजीज। ये डिराइव्ड होता है एराकिडोनिक एसिड से, जो कि COX पाथवे से बनता है। ये प्रोड्यूस होता है मास्ट सेल में, मैक्रोफेजेस में और एंडोथेलियल सेल में। अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन की टाइप की बात करें तो इसमें आता है PGE2, जो कि फंक्शन करता है फीवर में, पेन सेंसिटिविटी में और वैसोडाइलेशन में। और PGI2 यानी प्रोस्टासाइलिन जो है वो फंक्शन करता है वैसोडाइलेशन में, इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। थर्ड जो होता है वो PGD2 होता है जो कि फंक्शन करता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन में, रिक्रूट्स में और TH2 सेल्स में। ओवरऑल अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल देखें तो ये पेन में, फीवर में, स्वेलिंग में, इंक्रीज ब्लड फ्लो में काम करता है। और ड्रग लाइक NSAIDs, ये जो है, ये जो ड्रग है NSAID, ये रिड्यूस करती है इन्फ्लेमेशन बाय ब्लॉकिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। मतलब जो भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रही है ये उसको रोकती है, बाय ब्लॉक कर देती है। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन जहाँ से सिक्रेट हो रही है उसी को ही ये ब्लॉक कर देती है। जो मीडिएटर होता है वो होता है ल्यूकोट्राइन्स LT, जिसका पाथवे होता है एक्रोडाइटोनिक एसिड, जो कि लिपो ऑक्सीजनेज पाथवे से बनता है और ये होता है ल्यूकोसाइट्स के द्वारा। इस जो ये ल्यूकोट्राइन्स है इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस यही है कि अस्थमा और एलर्जिक इन्फ्लेमेशन में मेजर मीडिएटर का काम करता है। अगर हम टाइप की बात करें तो LTB4 इसका पहला टाइप है, जिसका फंक्शन होता है पावरफुल न्यूट्रोफिल कीमो अट्रैक्टेंट में। मतलब जो न्यूट्रोफिल में जितने भी केमिकल अट्रैक्टेंट होते हैं वो ये LTB4 ही करता है। और जो बाकी के टाइप है जिसमें LTC4, LTD4, LTE4 है, इनका फंक्शन क्या रहता है? ये ब्रोंको कॉन्ट्रिक्शन में हेल्प करता है और वेस्कुलर परमेबिलिटी में भी हेल्प करता है। फिफ्थ है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF। ये फैक्टर जो होता है वो मास्ट सेल में, बेसोफिल में, न्यूट्रोफिल में और मैक्रोफेजेस में होता है। इस फैक्टर का फंक्शन क्या होता है? ये प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है, वैसोडाइलेशन में हेल्प करता है, इंक्रीज परमेबिलिटी में हेल्प करता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करता है, ल्यूकोसाइट एडेंशन में हेल्प करता है। आगे अगर हम बात करें साइटोकाइन्स, मेजर प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, मतलब साइटोकाइन्स जो मेजर प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होता है। साइटोकाइन्स जो कि स्मॉल सिग्नलिंग प्रोटीन होता है जो रेगुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। इसके बारे में हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा। तो इसमें इसका टाइप जो है सबसे पहले आता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF अल्फा। ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है ये प्रोड्यूस होता है मैक्रोफेज और T सेल में। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एक्टिवेट करता है एंडोथेलियल सेल। जब ये एंडोथेलियल सेल को एक्टिवेट करता है तो एडेनिन मॉलिक्यूल जो है होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। ये फंक्शन करता है फीवर में, ये शॉक के टाइम पे भी फंक्शन करता है, हाई अमाउंट में फंक्शन करता है। मसल वेस्टिंग इन क्रोनिक डिजीज, जो मसल है उस पे ये फंक्शन करता है क्रोनिक डिजीज के टाइम पे, स्टिमुलेट करता है एक्यूट फेज प्रोटीन को। और इसका क्लिनिकल एविडेंस की बात करें तो अगर एक्सेस TNF सिक्रीट हो जाता है तो उससे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है और सेप्सिस हो सकता है। सेकंड जो आता है वो आता है इंटरल्यूकिन 1, IL-1। ये इसका सोर्स होता है मैक्रोफेजेस। ये फंक्शन करता है फीवर में, एंडोथेलियल एक्टिवेशन में, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट में और स्टिमुलेट करता है IL सेल प्रोडक्शन को। थर्ड जो होता है वो इंटरल्यूकिन 6 होता है। जो इंटरल्यूकिन 6 है इसका फंक्शन होता है फीवर में, स्टिमुलेट करता है लीवर को टू प्रोड्यूस एक्यूट फेज प्रोटीन। ये लीवर को स्टिमुलेट करता है कि वो प्रोड्यूस करे एक्यूट फेज प्रोटीन को
और जैसे कि CRF और CRP और फिब्रोजेन। थर्ड जो होता है वो होता है बी सेल डिफरेंशिएशन, मतलब जो बी सेल डिफरेंशिएशन होता है जिससे कि प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनती है, उसमें ये हेल्प करता है। फोर्थ होता है कीमोकाइंस। कीमोकाइंस का एग्जांपल है IL-8 और CXCL8, जिसका फंक्शन होता है डायरेक्ट ल्यूकोसाइट माइग्रेशन। डायरेक्ट एक जो ल्यूकोसाइट का माइग्रेशन होता है एक साइड से दूसरी साइड, उसमें हेल्प करते हैं, जिसको हम कीमोटैक्सिस भी बोलते हैं। और न्यूट्रोफिल की जो रिक्वायरमेंट होती है कोई भी इन्फेक्शन वाली साइड पे, ये उसको वहां पर जाने में मदद करता है। इंटरफेरोन गामा का क्या काम होता है? इसका जो सोर्स है वो तो NK सेल, टी हेल्पर सेल 1 है, और इसका जो फंक्शन है वो यही होता है कि एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को, इनहेंस करते हैं किलिंग ऑफ माइक्रोब्स को। ऑक्सीजन स्पीशीज, ये रिएक्शन ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो पाई जाती है न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस में। इसका एग्जांपल सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। काम क्या होता है ये रिएक्शन ऑक्सीजन स्पीशीज का? ये बैक्टीरिया को किल करता है, टिश्यू टिश्यू को डैमेज भी कर देता है अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO का जो है वो प्रोड्यूस होता है मैक्रोफेजेस और एंडोथेलियल सेल में। इसका फंक्शन होता है वैसोडाइलेशन में, माइक्रोस को किल करता है और रेगुलेट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन में, मतलब जो प्लेटलेट बन रही है उसके डेवलपमेंट में उसको रेगुलेट करता है। आगे हम बात करते हैं प्लाज्मा डिराइव मीडिएटर की। ये प्लाज्मा डिराइव मीडिएटर की, ये सर्कुलेट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में और ये एक्टिवेट होते हैं इन्फ्लेमेशन के टाइम पे। इसमें सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो एक्टिवेट होता है क्लासिकल, ऑल्टरनेटिव और लैक्टिन पाथवे से। और जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसके कंपोनेंट क्या क्या है? C3A और C5A, जिसका फंक्शन होता है एंथोफाइलाटॉक्सिन में, जो कि रिलीज करते हैं हिस्टामिन और वैसोडाइलेशन में हेल्प करते हैं। C5A ये स्ट्रॉन्ग न्यूट्रोफिल कीमो अट्रैक्टेंट्स भी होते हैं। C3B ये ऑप्सोनाइजेशन यानी फेगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं। मैक C5B9 ये हेल्प करते हैं माइक्रोब्स के लाइसिस में, मतलब माइक्रोब्स को एलिमिनेट करने में। सेकंड जो आता है वो काइनिन सिस्टम आता है। काइनिन सिस्टम जो है वो ब्रेडिकाइनिन में जो इसका मेन मीडिएटर होता है। और काइनिन सिस्टम का फंक्शन होता है, ये पेन में फंक्शन करता है, वैसोडाइलेशन में, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी में फंक्शन करता है, और ब्रोंको कॉन्ट्रिक्शन में भी ये हेल्प करता है। थर्ड जो होता है वो कोगुलेशन एंड फिब्रोलाइटिस सिस्टम होता है। कोगुलेशन फिब्रोलाइटिस सिस्टम में होता क्या है? जो फिब्रिन है वो फॉर्म करते हैं क्लॉट बैरियर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। फिमरिन जो क्लॉट, जैसे हमें ब्लड अगर कहीं पे कट लग गया, अगर वहां से आ रहा है तो थोड़े टाइम बाद वो आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो क्लॉटिंग हो जाती है वहां पे। तो वही है कि वो क्लॉट बैरियर बंद हो जाता है फिमरिन के द्वारा जब भी कट होता है, जिससे जो इन्फेक्शन है वो फैले ना, और जो क्लॉट है वो ब्रेक डाउन होता है। प्रोडक्ट ऑल्सो प्रमोट इन्फ्लेमेशन, जो क्लॉट है वो ब्रेक डाउन होता है, और जो कुछ भी बना है वहां पे उससे इन्फ्लेमेशन होती है। जो मेजर फंक्शन है प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर के, मतलब जो प्रो इन्फ्लेमेटरी के क्या-क्या मेजर फंक्शन है और इसमें कौन से मीडिएटर इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो वैसोडाइलेशन में हिस्टामिन और PGI2 और NO यूज़ होते हैं। और इंक्रीज परमेबिलिटी में जो मीडिएटर इन्वॉल्व होते हैं हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स और ब्रेडिकाइनिन। पेन में PGE2 और ब्रेडिकाइनिन इन्वॉल्व होते हैं। फीवर में IL-1, TNF, IL-6 और PGE2 इन्वॉल्व होते हैं। कीमोटैक्सिन में IL है, TB4 और C5A इन्वॉल्व होते हैं। ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन में TNF और IFN गामा इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्सोनाइजेशन में C3B इन्वॉल्व होते हैं। और माइक्रोबियल किलिंग में ROS, NO और कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम पैथोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें कि क्या-क्या इफेक्ट होते हैं अगर ये मीडिएटर एक्सेस में हो, तो सेप्टिक शॉक हो जाता है। जब नहीं मतलब सेप्टिक